नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की और इसके साथ साथ उसके संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। जी हां, जिस तरीके से ईडी ने 4 समन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए भेज दिए हैं। आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस तलब किया गया था, पूछताछ करनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल चौथे समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना लिखित जवाब इस पूरे मामले पर ईडी को भेज दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ईडी यहाँ पर सरकार के दबाव में काम कर रही है और आने वाले वक्त में हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के लोकसभा को महत्वपूर्ण बिंदु मानते हुए बीजेपी यहां से आम आदमी पार्टी के रथ को रोकना चाहती है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों का गैर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 सालों से इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और ईडी को कहीं से भी 1 रुपया हासिल नहीं होता है। इसके साथ ना ही किसी प्रकार की कोई जमीन के कागजात मिलते हैं और ना ही घोटाले से जुड़े हुए कुछ और कागज मिल पाते हैं। तो आखिर ईडी जब इतनी बड़ी एजेंसी के रूप में काम कर रही है तो फिर ईडी अपनी जांच में इन तमाम सबूतों को इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रही है? अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि मुझे जेल भेजने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं शराब नीति मामले में शामिल नहीं हूं। शराब नीति के आबकारी जो मंत्रालय था वो मनीष सिसोदिया के पास था और सिसोदिया के खिलाफ भी अब तक कोई किसी प्रकार के सबूत नहीं पाए गए हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ साथ उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा, जिनके संजय सिंह के साथ साथ जिनके ऊपर चार्जशीट पेश की गई थी, उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन संजय सिंह को जमानत नहीं दी जा रही है। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। देश की हकीकत हमारे खास प्रोग्राम में मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अरविंद केजरीवाल के जो आरोप हैं, आज उनको ईडी ने बुलाया था, लिखित जवाब भेजते हैं और कहते हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया जो है की जा रही है और ऐसे में बीजेपी जो है सरकारी एजेंसियों का गैर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। क्या मत रखते हैं? देखिए, बिल्कुल, और जिस अरविंद केजरीवाल ने कहा दिनेश जी कि जिस तरह से 2 साल तकरीबन वक्त हो गया और अभी तक भी ईडी के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो पेश कर सके, दिखा सके, और इसके बावजूद लगातार समन पे समन जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ भेजे जा रहे हैं। तो ये सवाल तो उठते हैं दिनेश कहीं ना कहीं कि आखिर ऐसा क्या है कि 2 साल के अंदर लगातार ईडी ने तमाम ताबड़तोड़ छापेमारी की, घरों में छापेमारी की और तमाम जगह छापेमारी की, लेकिन अब तक उसके पास कुछ भी सबूत के ऐसा नहीं है जिसकी बिना पर वो ये तय कर सके कि वाकई आम आदमी पार्टी ने, वाकई जो सिसोदिया ने, वाकई अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने, इन सब लोगों ने बहुत बड़ा घपला किया है। देखिए, आरोप लगाना दिनेश जी बहुत आसान है। मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें, लेकिन उस आरोप को साबित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, मीडिया में दिनेश जी जो एक चलन चल पड़ा है कि आरोपी को अपराधी साबित करना है, ये मेरे ख्याल से खतरनाक है। क्योंकि देखिए, आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। कल की डेट में कोई बीजेपी के बड़े नेता, उन पर भी आरोप लग सकते हैं, कांग्रेस के कोई नेता है, उन पर भी आरोप लगते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है उन आरोपों को साबित करने के लिए जो दस्तावेज चाहिए, सबूत चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, आखिर वो कहां से लाओगे, और अगर आपके पास है तो आखिर आप दिखा क्यों नहीं रहे हो, जमा क्यों नहीं कर पा रहे हो। और अब जबकि अरविंद केजरीवाल जब 4 बार उनको समन जाता है, मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी सबूत आपके पास नहीं है, कोई भी वजह मुझे बुलाने की नहीं है, गैर कानूनी तरीके से मुझे बुलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी के नेता इस तरह की बात करते हैं जैसे ईडी के अधिकारी वही हो, वही ईडी को ऑपरेट कर रहे हो। ये तमाम बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। आज भी वो दिल्ली में थे दोपहर तक, उसके बाद गोवा निकल गए, 3 दिन वहां पर हैं और लगातार अपने लोकसभा के लिए खुद को मजबूत करने में लगे हुए। देखिए, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं यही करती हुई नजर आ रही हैं, तमाम दल यही कर रहे हैं, किस तरह रणनीति बनानी, कैसे आगे बढ़ना है, और इसमें अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम लगी हुई। लेकिन उनका आरोप है कि बीजेपी उनको ऐसा करने से रोक रही है, दबाव बना रही है ताकि इसी में उलझे रहें, और आम आदमी पार्टी जो लगातार आगे बढ़ रही है, ये आम आदमी पार्टी के शब्द हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसको वो खत्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल बहुत खफा है, कह रहे हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी की चाल है।
यहाँ पर जिस तरीके से सर्वेश मिश्रा की बात कर ली जी। जाए अमन जी, जी। जिस तरीके से संजय सिंह के साथ साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट उनके खिलाफ भी पेश जी, की जी, गई, जी। लेकिन उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है। संजय सिंह जेल में फंसे रहते हैं, चुनावी नामांकन भी भरने के लिए कुछ घंटे तक बाहर आते हैं, उसके बाद फिर जेल में चले जाते हैं। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के जो तमाम आरोप हैं ये यहाँ पर सही साबित होते हैं? और ईडी की जो कार्यवाही है, ये ईडी का जिस तरीके की कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी की जा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल के ये आरोप अब सही साबित हो रहे हैं? और आने वाले वक्त में क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को यहाँ से राहत मिलती नजर आ सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं दिनेश, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखें हरियाणा में अभी कल परसों की बात है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी, उनसे ईडी की पूछताछ होती है, छापेमारी की जो लगातार बातें आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तेजस्वी, उनको भी बुलाया जाता है कि भाई आप भी हमारे दरबार में आइए, आप भी ऑफिस आइए। इसके अलावा हेमंत सोरेन को देख ही रहे हैं आप, लगातार समन पे समन जा रहे हैं। बंगाल में आप देख रहे हैं, गहलोत के बेटे के खिलाफ आप देख रहे हैं। तो तमाम तरह से जो आरोप और जिस तरह का छापेमारी है वो एक तरीके से विपक्षी नेताओं के या विपक्षी दलों के घरों पर चल रही है, और एक के बाद एक आरोप निकलते हैं। आपको याद होगा धीरेन्द्र साहू जो झारखंड में पकड़े जाते हैं, 300-400 करोड़ उनके पास आता है, लेकिन ईडी देखिए अब कैसे मामला खामोश हो गया। पहले तमाम तरह के लोग कह रहे थे ऐसा पैसा वैसा पैसा, उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस कंबाइंड है और ये पूरे परिवार का पैसा, मेरा पैसा नहीं है। आप देखिए कहां से खबर आपके पास आ रही है, कोई जानकारी नहीं निकल पाती। तो क्या सिर्फ मौके की राजनीति के लिए ये सब हथकंडे को बनाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं? ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और आपने जो बात कही कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है दिनेश, मैं भी देख रहा हूं कि लगातार 2 साल से समन पे समन, कभी किसी को उठा लेना, कहीं छापेमारी कर देना। और सिसोदिया देखिए लगभग साल भर से जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी, ऐसे शख्स को आप उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया। साल भर से वो जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं। उनकी पत्नी बीमार है। देखिए उन्होंने अपील की कि भाई कम से कम मेरी पत्नी जो बीमार है उसको तो मुझे देखने का दो। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया? अगर मैंने गुनाह किया तो सजा दो, लेकिन कम से कम ट्रायल के दौरान तो मुझे कुछ आपको सहूलत देनी चाहिए। 6 घंटे के लिए उनको मिलती है सहूलत, जाते हैं मिलके और वो रोती हुई आंखों से वापस आते हैं। अभी उनकी फिर हड्डियों में प्रॉब्लम है, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन कहीं मीडिया में कोई खबर सामने नहीं आती। तो ये कहने का मतलब दिनेश मेरा कि ऐसा बड़ा गुनाह अगर उन्होंने किया है तो वाकई वो सारे दस्तावेज सामने आने चाहिए। लेकिन अगर गुनाह नहीं किया है तो यही बात जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई क्या सिसोदिया से कोई खास दुश्मनी है जिनके खिलाफ इस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है? तो ये तमाम सारी बातें जो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं में सारे गुनाह, गलती जितना भी हो सकता है कि उन्होंने जो घपलेबाजी की है, बाकी सत्ता पक्ष एकदम पूरा क्लीन है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ यहाँ से ईडी की कार्यवाही होती नजर आ रही है, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र, दिल्ली की बात कर ली जाए, तमाम नेताओं के यही दावे हैं और यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित ये पूरी कार्यवाही हो रही है। अमन जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं, 50% सीटों पर कम से कम उन्होंने फैसला कर लिया है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सीट शेयरिंग का मुद्दा था उस पर जो गुत्थी वो सुलझ चुकी है। तो यहाँ से क्या आप देखते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल जेल में भी नहीं जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, जो 50% सीटों पर उनकी सहमति बनी है, वहां से उनको कुछ जो है लाभ मिलता नजर आएगा? देखिए बिल्कुल। और दिनेश जी देखिए, हर बार हमने देखा है आम आदमी पार्टी ने स्टेट के हिसाब से अगर सोचा जाए, पहले दिल्ली में वो सीमित थे, दिल्ली में उनके पास जो है बहुमत से भी कम सीटें आई। दूसरी बार चुनाव लड़े तो 67 सीटें, यानी कि पूरी तरह से विपक्ष को सफाया कर दिया। पंजाब में जाते हैं, वहां पर जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद गोवा में चुनाव लड़ते हैं, वहां पर भी उनके पास कुछ सीटें आती हैं। गुजरात में भी वैसे ही देखने को मिलता है। तो लगातार जो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है वो उनको मिल जाता है। और यही वजह दिल्ली में अगर आप देखें 3-4 का जो कह सकते हैं कि समझौता कांग्रेस पार्टी के साथ में हो रहा है, वैसे ही कुछ पंजाब में भी नजर आता है कि वहां की 13 सीटों में से 6 और 7 का जो आंकड़ा निकल के कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही हम बात कर सकते हैं कि जो गोवा है वहां पर भी एक का हिसाब से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। गुजरात में भी कुछ वैसा ही आ सकता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, जब पार्टी बड़ी बनती है तो कहीं ना कहीं आपको भी तवज्जो मिलना शुरू हो जाती है। यही आम आदमी पार्टी है जिसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन 10 सालों के अंदर उन्होंने अपने लिए इस तरह का मुकाम बना लिया कि हर एक को उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। सोचिए उनके बाद दिल्ली में अगर 2-3 सांसद आ जाते हैं, अगर
पंजाब में 4-5 सांसद आ जाते हैं, एक सांसद अगर उनका गोवा में आ जाता है, 1-2 गुजरात में आ जाते हैं, बाकी जगहों पर आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं से बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से धीरे धीरे रफ्तार से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया है, यही बात आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई 10 साल के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया है, वजूद कहीं ना कहीं कायम किया है, उससे बीजेपी पूरी तरह से खौफजदा है। तमाम तरह के ऐसे आरोप जो निराधार हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो निराधार आरोप हैं, जिनका कोई कह सकते हैं लॉजिक नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गैर जरूरी तौर पर मुझे जो समन भेजे जा रहे हैं, जबकि चार्जशीट तैयार हो चुकी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी जो पार्टी है पूरी की पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो ऐसे में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है। और देखिए, ईडी के सामने झुकने की बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, और लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भी मुझे समन भेजे गए वो सब गैर जरूरी है, गैर कानूनी है। और ऐसे में उनको कानूनी भी अच्छी समझ है, तो हो सकता है कि लगातार अपने लॉयर और तमाम जो लीगल टीम है उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं संपर्क में हो, उसके बाद ही वो इस तरह के फैसले करते हुए नजर आ रहे हो। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी को देखा जाए तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दिनेश की दिल्ली में तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी घेर नहीं पा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को घेरना ईडी और बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। और अब देखना यही होगा कि आगामी चुनाव की तैयारियों में जो अरविंद केजरीवाल जुट चुके हैं, उनकी पार्टी यहाँ से आने वाली 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। आगे आने वाले वक्त में क्या अरविंद केजरीवाल पर यह शिकंजा और भी कड़ा होता नजर आ सकता है। फिलहाल हमारी इस खास प्रोग्राम देश की हकीकत में इतना ही। अमान जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।